नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं। इतिहास के बारे में चर्चा होगी। हम बात करने वाले हैं इंडिया के बारे में और ब्रिटिश रूल के बारे में। एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया था द गार्डियन में, इल्यूजन्स ऑफ द एम्पायर। द लॉन्ग रीड सेक्शन में आपको मिलेगा, काफी लंबा आर्टिकल है। यहां पे मैंने उसको संक्षिप्त रूप में आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से दोनों पहलू बताए हैं, यानी कि ब्रिटिश रूल के बारे में मैंने बात कर रहा हूं यहां पे। व्हाट ब्रिटिश रूल रियली डिड फॉर इंडिया की बातचीत होगी, यानी ब्रिटिश रूल की लेगेसी क्या है इंडिया में। यह आर्टिकल लिखा गया था अमर्त्य सेन द्वारा। तो हम लोग दोनों पहलू देखेंगे, व्हाट हैज बीन द लेगेसी ऑफ ब्रिटिश फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव एंड व्हाट हैज बीन द ट्रू लेगेसी ऑफ ब्रिटिश इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। तो बने रहिए मेरे साथ ये सब जानकारी लेने के लिए। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी @rahulsai222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, डू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, आई डू रिप्लाई ऑन वीकेंड्स। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये डिस्कशन आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। सिंपल सा सवाल आ सकता है, व्हाट हैज बीन द लेगेसी ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ट्राई टू एग्जामिन फ्रॉम बोथ द साइड्स। यानी कि आपको उनकी पॉजिटिव लेगेसी के बारे में बताना है, नेगेटिव लेगेसी के बारे में बताना है। तो यहाँ पे आपको दोनों डिस्कशन या फिर बहुत अच्छा फॉर्डर मिलेगा, दोनों तरफ से आपके लिए पॉइंटर्स यहाँ पे मिलेंगे। और आप जा सकते हो studyIQ.com पर या फिर डाउनलोड कर सकते हो हमारा ऐप टू नो मोर अबाउट आवर प्रोग्राम्स। एक ऑब्जर्वेशन करते हैं सबसे पहले, और यहां पे आपसे मुझे दो चीजें जाननी भी है, तो दो बार आपको दो अलग चीजें कमेंट भी करनी है इन द कमेंट सेक्शन, राइट। लेट्स फर्स्ट ऑब्जर्व ब्रिटिश एम्पायर में। सबसे पहले हम कह सकते हैं ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में आया कब। बैटल ऑफ प्लासेस से शुरुआत हुई। फॉर्मली हम कह सकते हैं 23 जून 1757। सो फॉर्मली द ब्रिटिश रूल बिगैन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ऑलमोस्ट आफ्टर 200 ईयर्स, 190 ईयर्स के बाद ब्रिटिश रूल एंडेड, जब जवाहरलाल नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का स्पीच दिया था मिडनाइट पे 14 अगस्त 1947। यानी कि 15 अगस्त से हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए। ऑलमोस्ट 2000 साल। तो 2000 साल काफी लंबा पीरियड होता है। इस साल में ब्रिटिश ने क्या अचीव किया, ब्रिटिश ने भारत को क्या दिया, और ब्रिटिश कहां कहां फेल हुए, हम लोग इस चीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोनों पहलू देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये मुझे आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि क्या इंडिया के साथ कुछ ऐसा होता। देखिए ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री कैसे, एक उदाहरण लेते हैं। 1853 में जापान के साथ एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हुआ था। देखिए जापानीज कोस्ट पे पहुंच गए कमोडोर मैथ्यू पेरी, 4 वॉरशिप लेके पहुंच गए। जापान के जो लोग थे काफी ज्यादा शॉक हो गए, क्योंकि एक बाहर से पावर आया, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स वहां पे आया, उनकी 4 वॉरशिप आई और उन्होंने धमकाया बेसिकली जापान को, और धमका कर एक ट्रीटी जरूर साइन कर लिया 1853 में। पेरी कन्वेंशन भी कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रीटी ऑफ कानागावा। तो इस ट्रीटी ऑफ कानागावा में यह कहा गया कि जापान के पोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स के प्रोडक्ट्स के लिए ओपन किया जाए, यानी कि ग्लोबल ट्रेड के लिए ओपन किया जाए। अब जैसे ये हुआ, ट्रीटी ऑफ कानागावा तो साइन की गई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जापान को पता चला कि अगर हम लोग खुद डेवलप नहीं होंगे तो बाहर वाले पावर्स आके हमें धमका सकते हैं, हमारे पर रूल कर सकते हैं। तो कमोडोर पेरी ने केवल शो ऑफ स्ट्रेंथ किया, ऑल्दो वो ऑक्युपाई करने के लिए नहीं आए थे जापान। लेकिन उस चीज के बाद क्या हुआ, जापान में मेजी रेस्टोरेशन हुआ, यानी कि मेजी डायनेस्टी आई। मेजी डायनेस्टी ने जापान की एजुकेशन को रिवैम्प किया, जापान के प्रोडक्शन सिस्टम को रिवैम्प किया, मॉडर्नाइज किया एंटायर जापान को, और ग्लोबलाइज भी किया धीरे धीरे जापान को। बाकी द रेस्ट इज हिस्ट्री, इजंट इट। क्योंकि अगर हम लोग वर्ल्ड वॉर 1 की बात करें तो जापान वाज अ मेजर पावर। 1905 में उन्होंने इवन यूएसएसआर, रशिया को भी हरा दिया था। तो दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट पावर फ्रॉम एशिया एट दैट टाइम। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो जापान वाज एक्सिस पावर। उन्होंने डायरेक्टली फाइट की थी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। पर्ल हार्बर इंसिडेंट आपको याद होगा। उसके बाद जब विश्व युद्ध 2 खत्म होने को आया तो यूनाइटेड स्टेट्स ने इनके ऊपर एटॉमिक बॉम्ब भी गिराए थे, हिरोशिमा एंड नागासाकी। दैट मीन्स एक इंसिडेंट जहां पे कोई बाहर वाला आया, जापान को उन्होंने धमकाया, जापान समझ गया कि अगर हम लोग खुद नहीं बढ़ेंगे तो हम लोग कोलोनाइज हो जाएंगे। उससे उन्होंने अपने अंदर सुधारना लाई। इमेजिन कीजिएगा कि इंडिया के साथ भी ऐसा कुछ होता कि ब्रिटिश दे सिंपली वुड हैव कम, उन्होंने शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाया होता, तो क्या इंडियंस कुछ उस तरह का डेवलप कर पाते। तो इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा जरूर, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री पर्सपेक्टिव, राइट। चलिए डिस्कशन पे वापस चलते हैं और बात करते हैं क्या है ब्रिटिश रूल की पर्सपेक्टिव उनके नजरिए से, यानी कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस या फिर दूसरे इकोनॉमिस्ट हैं उनके नजरिए से ब्रिटिश रूल को वो क्या समझते थे। अगर हम लोग कार्ल मार्क्स की बात करें, कार्ल मार्क्स द कम्युनिस्ट पायनियर, द लीडर,
1853 में ही कार्ल मार्क्स ने एक पेपर पब्लिश किया था ब्रिटिश रूल इन इंडिया के ऊपर, जहां पे उन्होंने कहा था ब्रिटिश रूल इज एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर इंडिया, क्योंकि उनको लगता था कि इंडिया नीड्स सम री एग्जामिनेशन एंड सेल्फ स्क्रूटिनी, क्योंकि इंडिया वाज नॉट इंडस्ट्रियलाइज्ड, तो ही थॉट ब्रिटिश रूल वाज गुड। अगर हम लोग ब्रिटिश हिस्टोरियंस की बात करें, जॉन स्ट्रैची कहते हैं कि इंडिया कोई देश था ही नहीं, इंडिया को बनाया ब्रिटिश ने ही, ब्रिटिश ने बहुत कुछ दिया इंडिया को। इन लोगों का बिलीफ सिस्टम क्या होता है? इन लोगों का बिलीफ सिस्टम है व्हाइट मैन्स बर्डन, यानी कि गोरे लोग आए हैं इंडिया में, या फिर गोरे लोगों ने इंडिया को सिविलाइज किया। इंडिया एक बहुत ही बैकवर्ड लैंड था, राइट, लैंड ऑफ सुपरस्टिशंस, लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स। तो व्हाइट मैन का ये बर्डन था कि एक्सपोज देम टू न्यू सिविलाइजेशन, ये उनका बिलीफ सिस्टम था। वैलेंटाइन शिरोल, अनदर हिस्टोरियन, ब्रिटिश हिस्टोरियन, ही बिलीव दैट इंडिया वाज अ मियर ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन। तो इंडिया नाम का कोई देश था ही नहीं, उस देश को भी बनाया ब्रिटिश ने ही। तो अगर इनके पर्सपेक्टिव से हम लोग बात करें तो ये लोग कहते हैं कि ब्रिटिश लोगों ने इंडिया को बहुत कुछ दिया है। अब क्या दिया है? इनके पर्सपेक्टिव से ये कहते हैं कि ब्रिटिश ने रेलवेज इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, टेलीग्राफ दिया इंडिया को, इंडियन पोस्टल सिस्टम दिया ब्रिटिश ने कुछ सोशल रिफॉर्म्स भी लाए इंडिया में, छोटे मोटे रिफॉर्म जरूर लाए थे, अबॉलिशन ऑफ सती लाया था, विडो रीमैरिज के कुछ रूल्स लाए थे, एज ऑफ मैरिज बढ़ाया था, तो कुछ सोशल रिफॉर्म्स लाए थे। जैसे ब्रिटिश अशर्ड इन द सोशल रिफॉर्म्स, उन्होंने कहा कि ब्रिटिश ने हमें जुडिशियल सिस्टम दिया, जो हमारी इंडियन जुडिशियरी सिस्टम है आज, कोडिफाई किए लॉस, लॉर्ड मैकॉले ने कोडिफाई किए, इंडिया में सीआरपीसी आईपीसी वगैरह दिया। इंडिया में पुलिस रिफॉर्म्स लाए, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स लाए, ब्यूरोक्रेसी लाया, जो यूपीएससी के एग्जाम आप लिखते हो उसका भी कहीं ना कहीं शुरुआत ब्रिटिश ने किया, राइट। इसके अलावा वेस्टर्न एजुकेशन भी बताया उन्होंने, इंग्लिश सिखाई, राइट। और ब्रिटिश की मेजर कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकली हम लोग कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री मॉडल या फिर वेस्टमिंस्टर मॉडल हमें सिखाया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, लेजिस्लेटिव सोवरेनिटी क्या होती है। आरबीआई की शुरुआत उन्होंने की थी, उन्होंने ये आइडिया दी कि कैसे आर्मी को कंट्रोल में लेके सिविलियन गवर्नमेंट, राइट। तो ये सब चीजें आर्ग्यू करते हैं कि ब्रिटिश ने किया फॉर इंडिया। लेकिन अगर आप इन सब चीजों को ध्यान से देखें, ब्रिटिश ने इनमें से कोई भी चीज इंडियंस के हित से नहीं किया, ये उन्होंने उनके अपने स्वार्थ के लिए किया। मतलब इन्हें उनसे मतलब इन चीजों से ब्रिटिश को काफी ज्यादा बेनिफिट मिल रहा था, राइट। धीरे धीरे अगर क्या है, रेलवेज बनाई तो रेलवेज से उन्होंने इंडिया को इंटीग्रेट किया, इंडिया को बड़ी जल्दी कॉलोनाइज किया उन्होंने रेलवेज से। जुडिशियल सिस्टम उन्होंने लाया, लेकिन जुडिशियल सिस्टम में क्या था? इनइक्वालिटी थी। इंडियंस को कौन ट्राई करेगा? यूरोपियन जजेस ट्राई करेंगे, लेकिन यूरोपियन अगर कोई गुनेगार है तो उन्हें इंडियन जजेस ट्राई नहीं कर सकते। अगर ब्यूरोक्रेसी की बात की, इस ब्यूरोक्रेसी में और इस वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में उनका इंटेंशन क्या था कि इंडियन क्लर्क्स बने, इंडियन ब्यूरोक्रेसी को टॉप तक नहीं पहुंचने देते थे वो लोग। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी दी क्योंकि वो भी उनके हित में थी, जहां पे वो लोग डिवाइड एंड रूल इस्तेमाल करके इंडियन यूनिटी को उन्होंने ब्रेक किया। अगेन आरबीआई इंस्टीट्यूशन दिए, बट अगेन फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। तो इन सब चीजों में अगर हम लोग बात करें, कहीं ना कहीं ब्रिटिश का स्वार्थ जमा हुआ था। तो इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो डेवलपमेंट जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, दीज आर ऑल द पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इल ट्रीटमेंट। तो साइड इफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो ये पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स है। लेकिन अगर रियल लेगेसी के बारे में बात करें तो रियल लेगेसी आपको मिलेगी रविंद्रनाथ टैगोर की गोल्डन वर्ड्स में। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, एक दिन ब्रिटिश जरूर जाएंगे, लेकिन जिस दिन जाएंगे इतना गंद फैला जाएंगे इंडिया में कि जनरेशंस लग जाएंगे उसको क्लीन करने। दैट इज व्हाट ही सेड। It is sure that the British will leave one day, but it is also very sure that they will leave such dirt and filth in India that even generations of Indians will not be able to clear this mess. And we are doing that, isn't it? 75 साल होने आ गए इंडिपेंडेंस को, आज भी हम लोग वही गंद क्लीन कर रहे हैं। आपको समझ में आएगा मैं किन चीजों के बारे में बात कर रहा हूं थोड़ी देर। एक और हिस्टोरियन है विलियम डैरिम्पल ने काफी अच्छी किताब लिखी है उन्होंने, द एनार्की रिलेंटलेस राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। वहां पे वो ईस्ट इंडिया कंपनी की राइज के बारे में बताते हैं। एक छोटा सा फिगर वो बताते हैं, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनी थी, उस समय पे ब्रिटिश का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था टुवर्ड्स वर्ल्ड जीडीपी ओनली 1.8% था। इंडिया का कितना था? इंडिया का 22.5% था 1600 में। और पीक ब्रिटिश टाइम के दौरान ये रिवर्स हो गया, यानी कि ब्रिटिश की जीडीपी इतनी हो गई और इंडिया की रिवर्स हो गई। तो वो क्या कहते हैं, इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल वाज एक्चुअली reduced फ्रॉम अ लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग नेशन टू अ नेशन ऑफ पॉवर्टी, टू अ नेशन ऑफ फैमिन, टू अ नेशन ऑफ स्टारवेशन। तो दिस इज द ट्रू लेगेसी ऑफ ब्रिटिश। अगर हम लोग ट्रू लेगेसी ऑफ ब्रिटिश की बात करें, ये है रियल लेगेसी ऑफ ब्रिटिश। क्या दिया ब्रिटिश ने? ब्रिटिश ने हमें पार्टीशन दिया।
इंडिया और पाकिस्तान दो देशों को बनाया। आज भी हम लोग इस डिसीजन के लिए भुगत रहे हैं, इजंट इट? इंडिया और पाकिस्तान आज भी दे आर एट लॉगरहेड्स, एक दूसरे से लड़ाई कंटिन्यूसली कर रहे हैं। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन दिया उन्होंने इंडिया को, इंडिया की जो आर्टिजन्स थे, हैंडीक्राफ्ट थे, उन्हें बर्बाद कर दिया, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में बढ़ी नहीं। इंडिया की जो इंडस्ट्रियल लेबरर्स है उन्हें पूरा गरीब बना दिया, पॉपर बना दिया। इकोनॉमिक ड्रेन किया, फैमिन लाई, पॉवर्टी लाई इंडिया में। हाल ही में हम लोगों ने स्टडी ये भी बात की थी कि जो विंस्टन चर्चिल ने इंडिया में किया, इट वाज नथिंग लेस देन व्हाट एडोल्फ हिटलर डिड इन जर्मनी। यही चीज इंडिया में हुई, बहुत ज्यादा फैमिन, बहुत ज्यादा पॉवर्टी। अगर हम लोग एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर में कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं है, लैंड रेवेन्यू बढ़ा, रेंट बढ़ा, एग्रीकल्चरिस्ट इंडियन पेजेंट्स को पुअर बनाया, स्टैग्नेशन आया, कोई बदलाव नहीं आया। सबसे जो बड़ी गंदगी है जो इंडिया में, वो कह सकते हो कि पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट को फैलाया। आज भी हम इससे जूझ रहे हैं। आज भी हमारे जो राजनीति में क्या होता है, धर्म का इस्तेमाल होता है, जाति का इस्तेमाल होता है। आज भी हमारी पॉलिटिक्स में यही प्रॉब्लम है 75 साल के बाद। अगर एक तरफ हम लोग ये आर्ग्यू करें तो ब्रिटिश ने हमें वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम दिया, लेकिन दूसरी तरफ ये जो रोट लर्निंग सिस्टम उन्होंने दिया हमें 75 साल बाद भी, आज ये प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। हर साल एसर की रिपोर्ट आती है, राइट? प्रथम इंस्टीट्यूशन एसर देता है, एनुअल सर्वे ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट इंडिया। उसमें हर साल आप यही पढ़ते हैं कि एक 5वीं कक्षा का जो स्टूडेंट है वो दूसरी या तीसरी कक्षा का मैथ्स या इंग्लिश सॉल्व नहीं कर पाता। क्यों है? बिकॉज ऑफ द रोट लर्निंग सिस्टम दैट ब्रिटिश हैव क्रिएटेड। आज भी हमारी ब्यूरोक्रेसी में एक कॉलोनियल हैंगओवर जरूर है। जो ब्यूरोक्रेसी में है, आईएएस आईपीएस सीनियर ब्यूरोक्रेट जो है, दे think themselves different from the Indian citizenry. That is why there is a disconnect. ब्यूरोक्रेसी और लोगों में एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। इसकी वजह से सर्विस प्रॉपर नहीं दी जाती। अगर ब्रिटिश ने हमें जुडिशियल सिस्टम दी है तो उसके भी दुष्परिणाम आज हम लोग देख रहे हैं। कितने केसेस पेंडिंग है? 3 करोड़ से भी ज्यादा केसेस इंडिया में पेंडिंग है। अगर कोर्ट जाएंगे हम लोग, इतना कॉस्टली कोर्ट सिस्टम हो चुका है कि पीपल आर रिजॉर्टिंग टू ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। तो British legacy is this, the true British legacy. I would say the real effect is all this. यही गंदगी आज भी हम लोग क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं 3 जनरेशन के बाद भी, यानी कि 75 सालों के बाद। हमारी इंडिपेंडेंस को ऑलमोस्ट 75 ईयर्स होने आए, स्टिल वी आर रीलिंग अंडर दीज प्रॉब्लम्स। तो इसी के चलते काफी अच्छा स्पीच दिया था 2015 में शशि थरूर ने, वेयर ही सेड दैट द ब्रिटिश शुड पे रेपेरेशंस, यानी कि जो ब्रिटिश ने हमारा शोषण किया उसके लिए ब्रिटिश को हमें रेपेरेशन पे करने चाहिए। दे हैव टू पे बिलियंस ऑफ पाउंड्स टू इंडिया। इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी कहा था, यस, लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, शुड ब्रिटिश पे रिपेरेशंस? क्या ब्रिटिश को हमें सॉरी कहना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए और हमें रिपेरेशन पे करने चाहिए? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। विद दैट लेट मी एंड माय डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।